लेक्चर हो भी चुका है, उसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं लगभग 20 के करीब। आज हम लोग फिर से जो है उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके वैदिक से रिलेटेड पूछे जाते रहे, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो या रेलवे हो या कोई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे जीके जो है मेन सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे आपका इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्र शामिल हैं? क्या वो ऋग्वेद है, क्या वो सामवेद है, क्या वो यजुर्वेद है या क्या वो अथर्ववेद है? तो आपको ये बताना है कि किसमें जादुई आकर्षण और मंत्र शामिल है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पिछले उसमें कराया था ऑप्शंस में। ऑप्शंस को जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये बताया था ये वाला कि किसमें जादुई आकर्षण, जादू टोना और टोटका, ये सब किसमें शामिल है, किस वेद में इसका जिक्र मिलता है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसे करने की कोशिश करिए दोस्तों। चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बहुत इजी है, अथर्ववेद। सबसे जो नया वेद है, जो सबसे बाद में रचित हुआ, वो उसमें ही आपके जादुई आकर्षण और टोना टोटका मंत्र ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऋग्वेदा सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अननोन। ऋग्वेद समाज में निम्नलिखित में से कौन अज्ञात था? देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कैसा है? ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको डेप्थ नॉलेज होगी वैदिक एज की तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वहाँ की सोसाइटी के बारे में पता होगा, समाज के बारे में, ठीक है, तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। पॉलीगैमी था यानी बहुविवाह था वहाँ पे। अज्ञात था मतलब वहाँ पे नहीं था, हमको ये बताना है नहीं था। तो यानी 3 चीज़ें होंगी वहाँ और चौथी चीज़ नहीं होगी। तो यही होगा, क्या वहाँ पे पर्दा प्रणाली का पता नहीं था, क्या वहाँ पे पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व ये वहाँ पे नहीं था, या बाल विवाह नहीं था। तो देखिए दोस्तों, चलिए इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पॉलीगैमी था वहाँ पे, ठीक है। तो ऋग्वेद समाज में पॉलीगैमी यानी बहुविवाह की प्रथा थी। पर्दा प्रथा भी था वहाँ पे, ठीक है, महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा भी मिलता है। वहाँ पे पॉलीएंड्री यानी बहुपतित्व का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन वहाँ पे क्या नहीं था, जो चौथा ऑप्शन है यानी चाइल्ड मैरिज के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। देखिए वहाँ पे इनके एक तो चाइल्ड मैरिज के बारे में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। और एक सती के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। सती के बारे में जो पहला साक्ष्य मिला था वो गुप्ता पीरियड, जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड, वहाँ से आपको सती के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें बाल विवाह नहीं होती थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल्ड इन। आर्य पहले बस गए थे। तो आपको बताना है कि भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे। क्या वो सिंध में बसे थे, या वो गुजरात में बसे थे, या कश्मीर में बसे थे, या पंजाब में बसे थे? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसे करने की कोशिश करिए। चलिए इसके आंसर पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए जो सबसे पहले जो आर्य बसे थे वो आपके सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास एक पंजाब रीजन पड़ता है। क्या पड़ता है? ये पंजाब रीजन, ठीक है। उस समय भाई भारत पाकिस्तान तो था नहीं, तो पूरा ही पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा है और जो भारत का पंजाब का हिस्सा है, तो दोनों पे ही जो है सबसे पहले आगे कौन बसा था? यहीं पे आपके आर्य लोग आके बसे थे। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है कुलीन यानी श्रेष्ठ। इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ लोग, मतलब साधारण नहीं। इसका मतलब क्या है? जो साधारण ना हो, जो साधारण ना हो उसी को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। तो आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ लोग। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। क्या है इसका आंसर? कश्मीर। यानी आर्य सबसे पहले कहाँ बस गए थे? कश्मीर। कश्मीर नहीं होगा दोस्तों, पंजाब। कश्मीर तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये गलत होगा। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो पंजाब, यानी सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में।
मुंह से मेरे गलती से कश्मीर निकल गया, लेकिन वो पंजाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्ड विद फ्रॉम विच वेदा हैज बीन डिराइव्ड मीन्स। शब्द विद जिससे वेद निकला है का अर्थ है। देखिए विद वर्ड है ना, विद, इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, इसी से वेद निकला है। क्या निकला है? वेद। तो इस विद का मतलब क्या होता है आपको ये बताएं। इस विद का मतलब क्या होता है? क्या वो परमेश्वर है, क्या वो सिद्धांत है, क्या वो ज्ञान है, या वो पवित्र है? इनमें से क्या मतलब हो सकता है विद का, आपको ये बताना है। चलिए इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ज्ञान। देखिए विद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो विद का जो साधारण मीन है वो क्या होता है? ज्ञान। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द विष्णु पुराण गिव्स एन अकाउंट ऑफ। विष्णु पुराण में वर्णन है, ठीक है, विष्णु पुराण में किसका वर्णन है आपको ये बताना है। क्या वहां पे मौर्य वंश का वर्णन है, या सतवाहन वर्ण का वर्णन है, या वर्धन वंश का, है ना, हर्षवर्धन जिसमें था, वर्धन वंश का वर्णन है, या सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का वर्णन है। तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी का वर्णन तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वेदों में सिंधु घाटी और इनके उपनिषदों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपको बचे 3 ऑप्शंस में बताना है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? जो लेटर वैदिक पीरियड आया है ना, तो उसमें महाजनपद आए, फिर मौर्य वंश आया, तो उसमें किसका, विष्णु पुराण में किसका वर्णन मिलता है? हमें मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स अटैच्ड टू द हाइम्स ऑफ द वेदास वर नोन एज द। वेदों के भजनों से जुड़ी अनुष्ठानिक उपसर्गों को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। हाँ, तो आपको वो जो अनुष्ठानिक उपसर्ग है वो उसको किस रूप में हम लोग जानते हैं आपको ये बताना है दोस्तों। चलिए हम लोग सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ब्राह्मण में ही क्या है? वैदिक भजन, अनुष्ठान व दर्शन के बारे में क्या मिलती है? विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा अनुष्ठान उपसर्गों के बारे में जानकारी, या इसके बारे में किस में जानकारी मिलती है? तो ब्राह्मण्स में। ब्राह्मण दोस्तों कोई वर्ण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये ग्रंथ होते थे। क्या होते थे? ये वैदिक ग्रंथ होते थे। ठीक है, अच्छा संहितास क्या होता है? संहितास के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संहितास दोस्तों ये होता है वेदों के मंत्र वाला खंड। क्या होता है? जो वेदों में जो मंत्र वाला खंड होता है, वेदों में मंत्र वाला खंड, मंत्र वाला खंड। दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपसे घुमा घुमा के वो पूछेगा क्वेश्चन इन्हीं से। अच्छा, उपनिषद में क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रकृति और आत्मा का रहस्य, प्रकृति और आत्मा के रहस्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, दार्शनिक रहस्य के बारे में बताया गया है। और आरण्यक में क्या है? आरण्यक में मेनली रहस्यवाद है। क्या है? रहस्यवाद है। और संस्कार है, इसमें क्या है? संस्कार, जो संस्कार नहीं होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो सही आंसर होगा इसमें होगा ब्राह्मण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद ओस इट्स ओरिजिन टू। आयुर्वेद इसका मूल कारण है। देखिए आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कौन सा वेद है जो इसका मूल कारण है आयुर्वेद का, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं इसके, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, या अथर्ववेद है। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे होती है ये आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से देखने को मिलती है? आपकी यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। ठीक है, किससे मिलती है? यजुर्वेद से नहीं मिलती है, अथर्ववेद से, क्योंकि इसमें आपके कितने सूक्त हैं? आयुर्वेद से रिलेटेड कितने सूक्त हमें मिलते हैं? लगभग 114 सूक्त मिलते हैं। ठीक है, आयुर्वेद से रिलेटेड 114 सूक्त मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? अथर्ववेद में। इसीलिए आयुर्वेद की उत्पत्ति का मूल कारण किसमें हमें निहित मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
ठीक है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान की पूरी जानकारी मिलती है। यज्ञ व अनुष्ठान की पूरी जानकारी, अनुष्ठान की जानकारी मिलती है। ठीक है। सामवेद तो आपको पता ही चल गया, संगीत से रिलेटेड है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द यज्ञ दैट वर परफॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक एज? निम्नलिखित में से कौन से यज्ञ वैदिक युग के दौरान किए गए थे? तो ये 3 यज्ञ हैं, तो आपको इनमें से ये बताना है कि वैदिक एज में कौन कौन से यज्ञ प्रचलित थे। अश्वमेध यज्ञ था, राजसू यज्ञ था या वृत्तिस्तंभ यज्ञ था? इन तीनों में से कौन से वैदिक युग के दौरान थे? चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसके तीनों आंसर हैं सही, यानी वहां पे ये भी यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ भी होता था और राजसूय यज्ञ भी होता है। राजसूय यज्ञ मतलब राजसूय यज्ञ कब होता था? जब राज्याभिषेक होता था। जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कब होता था? जब किसी कोई राजा अपनी टेरिटरी को क्या करता था? अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता था। ठीक है, क्या करता था? एक्सपेंड करता था। अपनी टेरिटरी को क्या करता था? एक्सपेंड करता था। तो उसका तरीका क्या होता था? वो अश्वमेध यज्ञ करता था और एक घोड़ा को चरने के लिए छोड़ देता था। तो जहाँ जहाँ घोड़ा जाता रहता था, अगर कोई दूसरा राजा उसे रोक लेता था तो उसे इस पहले राजा से युद्ध करना पड़ता था, और अथवा वो उसकी दास्ता को क्या कर ले? स्वीकार कर ले, और फिर वो घोड़ा आगे बढ़ जाता था। तो अगर युद्ध करता था, अगर ये राजा हार गया तो फिर जो है फिर वो उसका गला वो उसके अधीन हो जाता था, फिर वो घोड़ा आगे बढ़ता रहता था। तो ये ऐसे ही सीमा को बढ़ाने के लिए कौन सा यज्ञ होता था? अश्वमेध यज्ञ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उनमें से तीनों यज्ञ ही क्या थे? तीनों यज्ञ ही वहाँ पे प्रचलित थे वैदिक युग के दौरान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों या 10 मंडलों में भी, किसमें 10 पुस्तक या 10 मंडल भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, मंडल में विभाजित था। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज आर द ओल्डेस्ट? इनमें से कौन सा भाग जो है या कौन सा मंडल या कौन सी पुस्तक जो है सबसे पुरानी है? आपको ये बताना है। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सबसे पुरानी है? क्या वो प्रथम है, क्या वो दूसरा और 8वां है, क्या वो तीसरा या 9वां है, या दूसरा और 7वां है? तो आपको ये बताना है कौन सा ऋग्वेद का कौन सा हिस्सा सबसे पुराना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको केवल आपको लर्न करना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा और 7वां जो ये आपका मंडल है या बुक है, वही सबसे क्या है? ये ओल्डेस्ट है। इनमें सबसे क्या है? ओल्डेस्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हिंदुइज्म? निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है? वेदों के अनुसार इसमें से जो हिंदू धर्म है उसकी विशेषता इनमें से कौन सी चीज नहीं है? वेद के प्रति श्रद्धा, भगवान में विश्वास, कर्म कांड पर जोर और अहिंसा का सिद्धांत। इनमें से कौन सा हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है? ये आपको बताना है दोस्तों। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, वेदों के प्रति श्रद्धा जो है हिंदू धर्म का प्रमुख विशेषता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। भगवान में विश्वास यानी बिलीफ इन गॉड्स भी होता है हिंदू धर्म में। एम्फेसिस ऑन रिचुअलिज्म यानी कर्मकांड पर जोर भी होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया आपका अहिंसा का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्राइन्स ऑफ अहिंसा। ये आपका हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, अहिंसा का जो सिद्धांत है वो मेनली कौन लोग फॉलो करते हैं? जैन वाले। जैन में अहिंसा का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इवन जो पक्के जैन धर्म को फॉलो करते हैं वो कोई एंटीबायोटिक भी नहीं लेते। एंटीबायोटिक भी नहीं लेते क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इससे वो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। और वो लोग कीटनाशक का भी यूज़ नहीं करते, कीटनाशक का यूज़ नहीं करते हैं, जो जैन धर्म को पूरी तरीके से मानते हैं। ठीक है, तो पक्के जो अहिंसा का सिद्धांत है वो किसका गुण है? वो एक जैन धर्म का प्रमुख गुण है। ठीक है, अच्छा
तो इनमें से जो है, जो सही आंसर होगा कि कौन सी विशेषता हिंदू धर्म की नहीं है, तो वो है अहिंसा का सिद्धांत, बाकी तीनों है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है इन कथनों को पढ़ के इनमें से कौन सा सही नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो पहला है क्वेश्चन, द ऋग्वैदिक पीपुल वर्शिप्ड नेचर, यानी ऋग्वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे। क्या ये सही है या नहीं सही है, ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। बी ऑप्शन है, द ऋग्वैदिक आर्यंस वर बाई एंड लार्ज अर्बन पीपुल। क्या वो ऋग्वैदिक लोग बड़े और शहरी लोग थे, क्या ये सही बात है या नहीं। ऋग्वैदिक परिवार में पति पत्नी के अलावा माता पिता और अन्य परिजन भी रहते थे, यानी द ऋग्वैदिक फैमिली कंप्राइज्ड पेरेंट एंड अदर किथ एंड किन अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्या ये सही है। या ऋग्वैदिक वुमेन वर हाईली रेस्पेक्टेड एंड दैट मोस्ट ऑफ द रिलीजियस सेरेमनीज वर कंसिडर्ड इनकम्प्लीट अनलेस वाइफ्स जॉइन देयर हस्बैंड, यानी ऋग्वैदिक महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था और जब तक कि पत्नियां अपने पति के साथ नहीं जुड़ती थी ज़्यादातर धार्मिक समारोह अधूरे माने जाते थे। तो इन चारों बातों को दोस्तों आप लोग पढ़िए और इसमें से कौन सी विशेषता जो है आपको ऋग्वैदिक में या वैदिक एज में नहीं मिलती है, मतलब इन चारों स्टेटमेंट में कौन सी वैदिक एज से रिलेटेड नहीं है, ऋग्वैदिक एज से, वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते थे। चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ऋग्वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे। एकदम सही बात है, ठीक है ना। वो लोग प्रकृति और प्रकृति से रिलेटेड जितने भी देवता हैं, है ना, प्रकृति से रिलेटेड जितने भी देवता हैं उनकी भी पूजा करते थे। तो ये बात एकदम सही है। दूसरी बात क्या है, द ऋग्वैदिक आर्यंस वर बाई एंड लार्ज अर्बन पीपल। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। वो लोग रूरल पीपल थे। कौन से थे, वो लोग गांव और विलेज के फॉर्म में रहते थे, तो वो लोग कैसे थे, रूरल पीपल। अर्बन पीपल कौन थे, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ाई थी तो मैंने वो उसमें आपको डिस्कस किया था। अगर आपने उसकी क्लास नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वो लोग कौन से थे, वो लोग अर्बन थे, लेकिन ये लोग कैसे थे, ये लोग रूरल थे। तो जो सही आंसर होगा इसका, यानी कथन सही नहीं है, तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही नहीं है। और इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है और फोर्थ ऑप्शन भी सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन इज स्टेटेड इन। प्रसिद्ध वैदिक कहावत युद्ध पुरुषों के दिमाग में शुरू होता है, किसमें कहा गया है। ठीक है, ये जो कहावत है ये किस वेद में या मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ये आपको बताना है। क्या वो ऋग्वेद में कहा गया है, क्या वो अथर्ववेद में कहा गया है, क्या वो सामवेद में कहा गया है या मुंडक उपनिषद में कहा गया है। चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसे देने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों हम लोग इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो ये किस में कहा गया है, ये आपका अथर्ववेद में कहा गया है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना है कौन सी कहावत, कि युद्ध पुरुषों के दिमाग में ही शुरू होता है। देखिए बिल्कुल सही बात कही गई है। देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कहाँ आती है, माइंड में। ठीक है, माइंड इसके बारे में बहुत सोचता है, तो सबसे पहले लड़ाई कहाँ होती है, दिमाग में, फिर बाद में एक्शन में आती है। पहले माइंड में बात आती है, फिर उसके बाद एक्शन में आती है। तो बहुत सही बात कही गई, किसमें कही गई है, अथर्ववेद में। ऋग्वेद में नहीं कही गई ये बात, सामवेद में भी नहीं कही गई, उपनिषद में भी नहीं कही गई, मुंडक उपनिषद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और दोस्तों आता है, मुंडक उपनिषद में एक जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद आल्सो नोन एज द वेदांत आर डैश इन नंबर, यानी उपनिषद जिनको वेदांत भी कहा जाता है, इनकी संख्या आपको बतानी है। क्या वो 96 है, यानी उपनिषद या वेदांत 96 टोटल नंबर है उनके, 105 है, 108 यानी 108 है, या 112 यानी 112 है। आपको इसका आंसर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको ही पता होगा कि जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है, 108। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं,
आपको जानना है, बस इतना जानना है कि जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये मैंने कई बार देखा है, ये यूपी पुलिस में भी आ चुका है, ठीक है, यूपी पुलिस में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है ना, और रेलवे में भी आ चुका है। यानी ये क्वेश्चन तीनों बार पूछा गया है, तीनों एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 35, द टैक्स विच द किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड। कर जो राजा वैदिक काल में लोगों से वसूला करते थे कहलाता था, ठीक है, क्या कहलाता था? क्या वो काड़ा कहलाता था, या वर्मन कहलाता था, या आपका बाली कहलाता था, या आपका विद्ता कहलाता था? क्या कहलाता था उनमें? क्या ये बाली कहलाता था, क्या वर्मन कहलाता था, क्या काड़ा कहलाता था? तो उम्मीद है आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। सही आंसर है इसका बाली। दोस्तों ये जो कर प्रणाली थी ये स्वेच्छा पे आधारित थी। कर प्रणाली किस पे आधारित थी? स्वेच्छा पे आधारित थी। यानी लोग जिसकी स्वेच्छा होती थी, स्वेच्छा से ही क्या करते थे? राजा को कर चुकाते थे, ठीक है, राजा को कर देते थे स्वेच्छा से। तो ये इसी को क्या हम लोग क्या कहते हैं? बाली। इस कर प्रणाली को क्या कहते हैं? बाली। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुष सूक्त इज द पार्ट ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पुरुष सूक्त किसका पार्ट है। क्या वो ऋग्वेद का पार्ट है, क्या वो योग सूत्र का पार्ट है, क्या वो रामायण का पार्ट है, या भगवत गीता का पार्ट है, ठीक है। चलिए आपको इसके बारे में बताना है कि पुरुष सूक्त किसका पार्ट है। तो चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है, ठीक है, या लास्ट मंडल इसे बोल सकते हैं, जो 10वां मंडल है उसमें इसका पुरुष सूक्त का जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है? पुरुष सूक्त का। और इसी में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की बात कही जाती है। इसी में सबसे पहले क्या कही जाती है? वर्ण व्यवस्था की बात। वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण पर आधारित व्यवस्था की बात किसमें कही जाती है? पुरुष सूक्त में। और यहीं पे सबसे पहले किसकी बात कही गई थी? शूद्र के बारे में बात कही गई थी। ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि शूद्र के बारे में सबसे पहले बात कहाँ कही गई थी? तो आपकी ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कही गई थी। और वर्ण व्यवस्था की बात भी इसमें कही गई थी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। योग सूत्र तो आपको पता ही है, पतंजलि ने इसका प्रोपाउंडर किया था, यानी पतंजलि ने ही इसको क्या किया था? स्थापित किया था। पतंजलि जी ने। रामायण को किसने लिखा था? रामायण को लिखा था वाल्मीकि जी ने। किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। और भगवत गीता तो आपको पता ही है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो महाभारत में जो आत्मा और उससे रिलेटेड जो पूरा व्याख्यान है भगवान और बच्चे का, भगवान और श्री कृष्ण जी का, वो उनके बच्चे ही है। तो ये आपका महाभारत, और महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर वर द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा कंपोज। ऋग्वेद के सूत्र कहाँ रागबद्ध किए गए थे? क्या वो पंजाब में किए गए थे, या गुजरात में किए गए थे, या राजस्थान, देखिए थोड़ा सा राजस्थान गलत हो गया है तो इसको काट दीजिए, या उत्तर प्रदेश में किए गए थे, ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये इसको कर लीजिए राजस्थान। चलिए अगले इसका आंसर देने की कोशिश करिए। कहाँ रागबद्ध किए गए ऋग्वेद के सूत्र? तो दोस्तों देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता है कि जो आर्य थे वो सबसे पहले कहाँ आए? जो आर्य थे वो सबसे पहले कहाँ आए थे? वो भारत में सबसे पहले पंजाब में आए थे, ठीक है। तभी से हम लोग वैदिक एज पढ़ते हैं। और पंजाब में ही किसके ऋग्वेद के सूत्र रागबद्ध किए गए थे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? पंजाब, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आए भी कहाँ? पंजाब में। और ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उसका सूत्र कहाँ रागबद्ध किए गए? वो भी पंजाब में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, लेकिन आप लोग इसे करने की कोशिश करिए। द मेन कॉज ऑफ द ट्राइबल वॉर्स एमंग द अर्ली आर्यन सेटलर्स, द मोस्ट फेमस ऑफ विच मेंशन्ड इन ऋग्वेद एज द बैटल ऑफ 10 किंग, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग जो है इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। तो ये जो है ये वॉर जो हुई थी,
ये वॉर, ये इसका कारण क्या था, इसका तात्कालिक कारण क्या था, ये आपको बताना है। आरंभिक आर्य निवासियों के बीच आदिवासी युद्धों का मुख्य कारण, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 10 राजाओं की लड़ाई के रूप में किया गया था, इसका कारण क्या था? क्या वो मवेशी और भूमि विवाद था? क्या वो विदेशी आक्रमण था? क्या वो वर्चस्व की लड़ाई थी? या वो वहाँ के नेताओं की साजिश थी? ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसको करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों चलिए इसके हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आर्य क्या थे? ये मवेशी पालक थे। आर्यों का जो अर्ली जो वैदिक पेज था, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो था मवेशी पालन, है ना, मवेशी पालन उनका मुख्य व्यवसाय था। कृषि तो बाद में, जो लेटर वैदिक पीरियड हुआ है उसमें मुख्य व्यवसाय कौन था? वो कृषि था, लेकिन अर्ली जो टाइम था उसमें क्या था? मवेशी पालन। तो यही जो डिस्प्यूट था, कैटल और लैंड डिस्प्यूट था, यही उस लड़ाई का तात्कालिक कारण था। देखिए दोस्तों, इस युद्ध के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ये आपका आईएएस के लेवल का हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर इस युद्ध के बारे में डिस्कस किया, लेकिन हम लोग एसएससी और जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी बात कर रहे हैं। तो यही आप इसमें याद रखिए कि क्योंकि जो आपका जो लेवल है एग्जाम का वो बढ़ रहा है, तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो ज़्यादा हैरान मत होइएगा। ठीक है, तो हम लोग एक लेवल अप पर ही चलेंगे, ताकि अगर कठिन क्वेश्चन भी आ जाए तो हम उसको छोड़ के ना आए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीवी, पोरिधन और अधिवसा ये क्या है ना? क्या ये आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं? आपको ये बताना है। क्या वो आर्य राजाओं के सरकारी अधिकारी थे? ये थे, या प्राचीन भारत के आदिवासी के नाम है ये, या प्राचीन भारतीय के वाद्य यंत्र के नाम है? आपको ये बताना है ये क्या थे। चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र नहीं थे, ये प्राचीन भारत के आदिवासी भी नहीं थे, ये प्राचीन आर्य राजाओं के सरकारी अधिकारी भी नहीं थे। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, वो क्या थे? उसमें निवि भी आता है, उसमें परिधान भी आता है और अधिवसा भी आता है। तो ये टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, ये किसके? आर्यों के टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? नेम द ऋग वैदिक पीरियड हु इज बिलीव्ड टू बी द अपहोल्डर ऑफ द रीत और कॉस्मिक ऑर्डर। ऋग वैदिक का नाम जो रीता या ब्रह्मांडीय क्रम के ऊपर वाला माना जाता है, वो कौन सा देवता है? आपको ये बताना है। तो क्या वो अग्नि देवता थे, या सोम देवता थे, या इंद्र देवता थे, या वरुण देवता थे? तो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है ना, कॉस्मिक ऑर्डर से रिलेटेड, कॉस्मिक ऑर्डर से जो ऊपर के देवता है ना, उनको कौन सा देवता किसको माना जाता है? आपको इसका आंसर देना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसे करने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। वो कौन थे? वरुण देवता। यानी ये जो कॉस्मिक ऑर्डर से रिलेटेड देवता कौन थे? वरुण देवता। अग्नि तो आग से रिलेटेड थे, आपको पता ही है। सोम, जो सोम रस, आपने सुना होगा सोम रस, है ना, एक पेय पदार्थ था उस समय वैदिक काल का, तो सोम रस आपको पता है। तो ये सोम रस से रिलेटेड देवता है। इंद्र जो है तूफान और बारिश के देवता थे। किसके थे? तूफान और बारिश के देवता थे। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वरुण। वरुण किसके देवता थे? ये आपके अपहोल्डर ऑफ द रीता और कॉस्मिक ऑर्डर के देवता थे। तो आज